Hello everyone, welcome again in the next video for the class 8 and the chapter is conservation of the plants and animals. So without wasting the time, we will start the question answers, a complete package for this video, and believe me that after seeing this video there will be no any doubts in this chapter. So we will start the chapter with the section A. The first question is fill in the blanks. The first one is the International Day for the Biological Diversity is observed on. The answer is May 22. बच्चों ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। बच्चों जिस तरह आप दुकान में जाते हैं और अगर आप वहाँ कपड़े के दुकान में गए और बोले कि मुझे डिफरेंट कपड़े दिखाओ तो वो दुकान वाला आपको बहुत तरह तरह के कपड़े दिखाता है। आप किसी स्वीट्स की दुकान में गए, मिठाइयों की दुकान में गए और वहाँ पर आपका जो दुकानदार होता है वो डिफरेंट तरह की मिठाइयाँ दिखाता है। बच्चों ये जो वैरायटी है ना, इसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। जरा सोचो कि ये जो वैरायटी है आपके आसपास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रूप में भी मौजूद है, जो जिंदा चीजें हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं तो आप क्या मुझे बताओगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बच्चों आपके आसपास जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर्म करते हैं। तो अगर मुझे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं द वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन आवर एरिया। किसी भी एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दे फॉर्म्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल डे के रूप में, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में 22 मई को, है ना, जो अभी कुछ महीने पहले ही, एक महीने पहले ही आपके पास से गया है, आप उस दिन इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाते हैं। तो आंसर विल बी द May 22. Moving to the next question, a group of organisms capable of interbreeding under natural conditions is known as, answer is species. बच्चों स्पेलिंग जरूर चेक करना, it's not spices, it's species. Species का मतलब होता है प्रजाति, ओके? और प्रजाति को हम क्या कर सकते हैं? बच्चों जो स्पीसीज होती हैं वो एक्चुअली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती हैं, है ना? एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो इंटरब्रीड करके अपने नेक्स्ट जनरेशंस को प्रोड्यूस करते हैं अंडर नेचुरल कंडीशंस। उसी तरह थर्ड में आते हैं हम लोग, डैश स्पीसीज आर द स्पीसीज दैट आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। बच्चों आप जानते हैं कि जिस दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो सब एक जगह नहीं पाए जाते, वो सब अलग अलग जगह पाए जाते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल्स जिस जगह पर वो पाए जाते हैं इस किसी खास पर्टिकुलर एरिया में, वैसी स्पीसीज को, वैसी प्रजाति को हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं और एनिमल्स भी आ सकते हैं, ओके? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डैश इज एन इंपॉर्टेंट रिजर्व फॉर द प्रोजेक्ट टाइगर। बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश में शुरू होने वाला एक प्रोग्राम है जिसमें टाइगर को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर एक रिजर्व बनाया गया है कर्नाटका में जिसका नाम है बांदीपुर नेशनल पार्क। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है उस जगह पर आपका ये मेंशन है कि जो आपका कर्नाटका का जो ये है, कर्नाटका का मैं यहाँ आपको शो कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ना, ये वाला, ये कर्नाटका में प्रेजेंट है एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट रिजर्व फॉर द प्रोजेक्ट टाइगर। क्लियर? उसी तरह बच्चों जब सेकंड में हम बात करते हैं, कौन सा हम बात कर रहे हैं, नंबर क्वेश्चन, गहिरमथा टर्टल सैंक्चुरी इन ओडिशा, यानी गहिरमथा टर्टल का जो कछुआ होता है उनके लिए एक सैंक्चुरी बनाई गई है, जैसे उसको रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए। तो ये जनरली कहाँ प्रेजेंट है? उड़ीसा में प्रेजेंट है। इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द जायंट ऑलिव रिडली टर्टल इन विच माइग्रेट हियर फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। जो प्रशांत महासागर से यहाँ पर माइग्रेट होकर आते हैं वो इसी जगह पर आके ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बारे में और भी हम स्टडी करेंगे सेक्शन सी में, जब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। बी में है मैच द फॉलोइंग। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है और आप इसको आराम से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी में क्या जनरली दिया हुआ है कि राइनोसोर्स का आंसर क्या, राइनोसोर्स कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आपको याद रखना होगा कि जो राइनोसोर्स होंगे वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? कमेंट करिए जरा सा, वेयर द काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। अगर जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जरा बताएंगे, कमेंट करिए और अपना नाम बताइए। नेक्स्ट है जायंट पांडा। जायंट पांडा का कैसा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? इट इज एन इंडेंजर्ड। बच्चों इंडेंजर्ड क्या होता है? जो खतरे में है ना, जो खतरे में जो जानवर होते हैं उनको इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। अगर कोई प्लांट्स खतरे में है तो उनको इंडेंजर्ड प्लांट्स बोलेंगे।
उसी तरह देखो नेक्स्ट वन, थर्ड वन फ्लैमिंगोज, फ्लैमिंगोज का आंसर होगा माइग्रेशन। नेक्स्ट वन, फोर्थ नंबर चीता, चीता इज अ वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज क्या होते हैं? वो स्पीसीज दैट आर इन endangered एंड soon become extinct। वो अभी डेंजर में है, डेंजर के मतलब खतरे के निशान में है, और आने वाले कुछ समय में वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। तो बच्चों जो चीता है वो अभी भी खतरे में है, इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट होती है उन्होंने उन सारे जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कानून बनाए हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में उन सबको लाया गया है। वन इज 5 नंबर पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन का आंसर क्या हो जाएगा? इट इज एन एक्सटिंक्ट। आपको याद होगा बच्चों की पहले के समय में लोग कबूतर के द्वारा अपना संदेश भेजते थे, और अब वो नहीं रहे, यानी वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म हो जाना, यानी पैसेंजर पिजन्स अब खत्म हो चुके हैं। तो बच्चों आने वाले टाइम में कोई चीज खत्म ना हो, कोई वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स खत्म ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को बनाती है, ताकि वहां पर किसी तरह का ह्यूमन एक्टिविटीज ना हो पाए। इसके बारे में और भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए मूव करते हैं हम सेक्शन सी में। सेक्शन सी में मूव करते हैं। देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज। किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना या प्रिजर्व करना, उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेशन। बच्चों याद रखना, इट्स नॉट प्रिजर्वेशन, इट्स नॉट एफोरेस्टेशन एंड नॉट द डिफॉरेस्ट, इट इज अ कंजर्वेशन। प्रिजर्वेशन वाला जो टर्म है बच्चों, ये कब आता है? जब आप किसी खाने वाले चीजों को बचा के रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ज्यादातर उस चीजों में हमको पढ़ना है, लेकिन यहां पर नाम क्या है? कंजर्वेशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन। द चीता इज वल्नरेबल स्पीसीज। नेक्स्ट वन देखिए, चीता इज अ वल्नरेबल स्पीसीज। चीता को वल्नरेबल स्पीसीज कहा जाता है, क्यों? तो वल्नरेबल स्पीसीज का मतलब है बच्चों कि आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो क्यों? तो खत्म हो जाना मतलब इट विल बी एक्सटिंक्ट सून। सेकंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नोट कीजिए इसको। वी विल मूव टू द थर्ड वन। थर्ड में मूव करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर्ड टू एज फ्लोरा। बच्चों ये नाम खास तौर से याद रखना, क्लास 8 के बच्चों को ये मालूम होना चाहिए। प्लांट्स को फ्लोरा कहते हैं, और यहाँ एक और वर्ड है फौना, इसको हम एनिमल्स कहते हैं। अगर एग्जाम में भूल गए तो मैं उसका ट्रिक भी दे रहा हूं बच्चों। फ्लोरा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फ्लोरा में फ्लावर की खुशबू आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि फ्लावर से रिलेटेड है फ्लोरा। तो आप याद कर सकते हो, जहां फ्लोरा मतलब फ्लावर से रिलेटेड, और फ्लावर कहाँ होते हैं? प्लांट्स में, तो फ्लोरा को हम प्लांट्स कहते हैं। और फौना, फौना में एनिमल्स की खुशबू आ रही है ना, जैसे बोलते समय आपको लगता फील होता होगा वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स। तो आप याद रख सकते हो, फौना जो होता है इट इज अ एनिमल्स। तो फ्लोरा एंड फौना का मतलब हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहां पर पूछा है किसके लिए? प्लांट्स के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज अ फ्लोरा। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इन एन एरिया। बच्चों ये क्वेश्चन में बहुत जगह डाउट है। अगर आप बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आप में से बहुत सारे वीडियोस में इसके गलत आंसर दिए गए हैं, और इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज्ड रेनफॉल। याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ये बोला है कि ये जो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है विच इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन एन एरिया। तो बच्चों एक काम करना है, जितने भी ऑप्शन है उन सबको फ्रंट में लगा के चेक कर लो क्या होगा। इंक्रीज रेनफॉल इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज एन एरिया, मतलब इंक्रीज, अगर रेनफॉल बढ़ जाता है क्या जब डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है? तो आप बोल सकते हो नहीं। इंक्रीज टेम्परेचर नो, डिक्रीज रेनफॉल नो, लेकिन साथ ही साथ क्या हो जा रहा है? डिक्रीज सॉइल इरोजन नो। तो आंसर विद इंक्रीज्ड रेनफॉल, ये याद रखना है, ठीक है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर में क्या है देखो जरा सा। अ रीजन इन विच द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज प्रैक्टिस्ड इज नोन एज अ। क्या हो जाएगा आंसर? देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज अ नेशनल पार्क। वो जगह, रीजन का मतलब होता है बच्चों वो जगह, रीजन का मतलब यहाँ है वो जगह जहां पर बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम नेचुरल हैबिटेट में प्रैक्टिस करते हैं या रखते हैं। प्रैक्टिस का मतलब इस जगह पर हो गया रखना, तो उस जगह को हम कहते हैं बच्चों नेशनल पार्क। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए, बी एंड सी। मूव टू द सेक्शन डी। हम लोग सेक्शन डी की तरफ अब मूव करते हैं। सेक्शन डी की तरफ। यहां पर आप देख सकते हैं सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज हाउ हैव अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चों अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। कहने का मतलब कि जंगलों को काटकर लोग वहां मॉल्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, शहरों का निर्माण कर रहे हैं, इसी को कहते हैं अर्बनाइजेशन। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जहां फैक्ट्री सेटअप की जाती है।
तो क्वेश्चन है कि हाउ हैव अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। कहने का मतलब कि किसी जगह को शहर के रूप में कन्वर्ट करना या उस जगह पे इंडस्ट्रीज को लगाना, ये कैसे बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो आपको मालूम ही है कि अगर जहां जंगल होगा, जहां फॉरेस्ट होंगे, वहां ना शहरीकरण हम कर पाएंगे और ना ही वहां पर फैक्ट्रीज लगा पाएंगे। तो फैक्ट्री लगाने के लिए और जंगलों को या फिर शहरों को बनाने के लिए जंगलों को काटना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा हम ये बोलते हैं कि हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हम जंगलों को काट रहे हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है आंसर। द आंसर इज हियर, फॉरेस्ट लैंड इज बीइंग सैक्रिफाइसेस फॉर द मैसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट हैव बिकम अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। Forests are being used as a source of raw material for the paper, pulp, medicines and furniture। बच्चों जहां पर भी हाई मास डेवलपमेंट होता है, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर हमें शहरीकरण करना हो या इंडस्ट्री सेटअप करनी हो, तो ये आपका किसी ना किसी तरीके से जंगलों की कटाई पे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर जो जंगलों को काटा जाता है उस जगह पर रॉ मटेरियल, पेपर बनाने के लिए रॉ मटेरियल, जो मेडिसिन होते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल, फर्नीचर्स के लिए रॉ मटेरियल, ये सब आपको जंगलों से मिलता है। आपने क्लास 3-4 में पढ़ा ही है कि जंगल हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं एज अ रॉ मटेरियल। ऑल दीज फैक्टर्स हैव लेड टू द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। और यही रीज़न है कि बाकी इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ता है। ठीक है, तो एक तरफ हम बात करते हैं शहरीकरण का या इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इससे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, मगर बच्चों एक समय ऐसा भी आएगा जब सिर्फ शहर ही रह जाएंगे और हम प्लांट्स के नाम पर सिर्फ अपने गमलों के ऊपर प्लांट्स लगाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी आप घर बनाओ, अपने आसपास ऐसी जगह जरूर रखो जहां पर आप जमीन पर अपने पेड़ को लगा सके। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे जो हैं वो अपने बर्थडे पर हमेशा एक प्लांट प्लेस करते हैं। मैं भी वो एक वीडियोस लेकर आने वाला हूँ जिसमें मेरे सारे बच्चों ने मुझे वो वीडियो सेंड किया है जहाँ पर उन्होंने प्लांट्स को लगाया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे ये वीडियोस को देख रहे हैं उनके माइंड में भी ये बातें होनी चाहिए कि कम से कम आप अपने बर्थडे के ऊपर, या कभी आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है, कभी आपके भाई बहन का बर्थडे होता है, उस समय आप प्लांट जरूर लगाएं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है जरा देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ न्यू स्पीसीज एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ फॉरेस्ट। स्पीसीज एक्स, ठीक है, इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ फॉरेस्ट, हाउ इज लाइकली टू अफेक्ट द लोकल स्पीसीज ऑफ द एरिया। बच्चों एक सिंपल फूड चेन समझ लो। आपको मालूम है क्या फूड चेन हो सकता है? जैसे मान लो ग्रास है ना, ग्रास हो गया, ग्रास को कौन खाएगा? रैबिट खाएगा। ठीक है, रैबिट को कौन खाएगा? मान लो मैंने बोल दिया ईगल खाएगा। अब ये कुछ बातों को ध्यान दो। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हो कि ये एक फूड चेन है। इस फूड चेन में यहां बोला गया कि कोई एक नया स्पीसीज आ गया। नया स्पीसीज कहने का मान लिया मैंने कि इस जगह पर ग्रास हॉपर आ गया, रैबिट के साथ साथ ग्रास हॉपर भी है। अब जरा सोचो, अब ग्रास हॉपर आ जाएगा तो कैसे ये लोकल चेन को वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो अब देखो, जहां रैबिट मिलके अकेले घास खा रहा था, अब ग्रास हॉपर भी वही घास खाएगा, मतलब घास जल्दी जल्दी खत्म होगा, है ना। और ग्रास हॉपर को और भी कोई दूसरी चीजें खा सकती हैं। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि इससे आपको क्या होगा, द लोकल स्पीसीज में नॉट गेट द प्रॉपर शेल्टर, वाटर एंड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब रैबिट को उतना खाना नहीं मिल पाएगा जितना कि वो खा सकता है। उसका देखो सेकंड वन, दे में प्रे ऑन द लोकल स्पीसीज, है ना। लोकल स्पीसीज के लिए वो प्रे का मतलब है जिसको खाया जाता है। ठीक है, प्रेडेटर एंड प्रे। थर्ड वन, इट में चेंज द फूड चेन और फूड वेव। ये फूड चेन और फूड वेव को चेंज कर सकता है। एंड सम द स्पीसीज में एक्सटिंक्ट, कुछ स्पीसीज खत्म हो सकते हैं। हो सकता है ग्रास बहुत जल्दी खत्म हो जाए अगर ये दोनों काम करते रह गए तो मुझे आपको समझ में आ गया यहाँ न्यू स्पीसीज किसको मान लिया हमने? ग्रास हॉपर को मान लिया। यानी इसी तरह आप कोई दूसरे फूड चेन का भी एग्जांपल देके इसमें अपने माइंड से सोच सकते हैं कि आखिर अगर न्यू स्पीसीज किसी भी फूड चेन के अंदर आता है तो वो किस तरह का डिस्टर्बेंसेस पैदा कर सकता है। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो जरा सा क्या है, व्हाट इज द बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेम टू बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। बच्चों रिजर्व का मतलब है उस जगह पे कोई दूसरा आदमी नहीं जाएगा। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ये चेक करते हैं। तो बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो जनरली इट इज एन इंटरनेशनल प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है,
इंटरनेशनल प्रोटेक्टेड एरिया होता है, मीन टू हैव अ बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड द नेचर। बच्चों जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो एक एरिया होता है जो कि इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड होता है, किसको किसको बैलेंस करने के लिए, ह्यूमन बींग्स और नेचर को बैलेंस करने के लिए, ताकि दोनों अच्छे से सर्वाइव कर सके, है ना। अगर ह्यूमन बींग्स को खुला छोड़ दिया जाए तो इनका बस चले तो लोग चांद पे भी प्लास्टिक जाकर फेंक दें। तो हमारे जो गवर्नमेंट है या पूरे वर्ल्ड के जो गवर्नमेंट है उन्होंने किया कि एक पर्टिकुलर रीजन्स को रिजर्व कर दिया कि नहीं यहाँ पर लोग नहीं आ सकते, यहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे ही रहेंगे, उनको कोई काट नहीं सकता, उनको कोई तोड़ नहीं सकता, और हमेशा उस जगह पे प्लांटिंग का काम होते रहेगा। ठीक है, तो ये सब कौन कौन से नाम है आप चेक कर सकते हैं। ये नाम है सबसे पहला नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये दो एग्जाम्पल देना है आपको ताकि आप इस इंडिया में ये नीलगिरी एंड नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये एक तरह का बायोस्फीयर रिजर्व है ताकि वो ह्यूमन बींग्स और नेचर के बीच में एक बैलेंस रिलेशन कायम कर सके। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन। इट इज द 4 नंबर दैट हाउ डज द रेड डेटा हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। बच्चों रेड डेटा बुक के नाम सुनकर ही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर है क्या। बच्चों एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो हमारा एक इंटरनेशनल यूनियन है जो यहाँ लिखा हुआ ICUN, ये जनरली जो होगा, ये जो बच्चों देखो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, मैं इसको यहाँ कंफर्म कर लेता हूँ। ये आंसर ये होना चाहिए IUCN। ठीक है, IUCN इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और जनरली होता क्या है कि ये एक इंटरनेशनल संस्था है। आपको मालूम है कि हमारे आसपास जो पशु पक्षी होते हैं उसमें से बहुत सारे इंडेंजर्ड में हैं और आने वाले टाइम में वो खत्म हो जाएंगे, हमें दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो इंटरनेशनल लिस्ट होता है वो प्रकाशित किया जाता है। बच्चों कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल ये जो संस्था है IUCN, इट्स नॉट ICUN, IUCN, ठीक है, ये क्या करती है, एक लिस्ट निकालती है, हर साल एक लिस्ट निकालती है जिसमें वो ये बताती है कि जो लोग डेंजर में हैं, जो स्पीसीज खतरे में हैं, उनका स्टेटस क्या है। ठीक है, वो अभी भी क्या खतरे से बाहर आ गई हैं या अभी भी खतरे में है। तो हर साल एक लिस्ट निकाला जाता है और वो लिस्ट जो होता है रेड डेटा बुक में पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रेड डेटा बुक तो आप सिंपली यही बोल सकते हो, इट इज अ लिस्ट पब्लिश्ड बाय द IUCN, और जिसमें क्या बताया जाता है, इन विच द it provides the useful information on the threat status of the different species so that they could be protected। जो भी खतरे में है उनको बचाने के लिए वो लिस्ट निकाला जाता है ताकि उनको बचाया जा सके। तो रेड डेटा बुक एक्चुअली में क्या एक लिस्ट है, किसका लिस्ट है, जो स्पीसीज यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स खतरे में आ गए हैं उनको बचाने के लिए वो एक लिस्ट है। दैट्स इट। और ये कौन निकालता है, IUCN। बच्चों याद रखना इनका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये उसका फुल फॉर्म है। समझ में आ गया, कमेंट करिए IUCN का फुल फॉर्म क्या है, आपको याद हो गया बताइए मुझे अपना नाम लिखकर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों आपका 5th क्वेश्चन है, व्हाई डू सम बर्ड्स एंड एनिमल्स माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कोई बर्ड्स उड़ते हुए क्यों चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी है वहाँ पर साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से उड़ते हुए आते हैं, है ना। तो इसी तरह डिफरेंट अलग अलग जगह पर भी विदेशों से कोई दूसरे रीजन से बर्ड्स या एनिमल्स जो होते हैं वो सब आ जाते हैं ताकि वो उस जगह पर उनको अच्छे से खाना मिल सके एंड इट इज़ अ फेवरेबल प्लेस टू ब्रीड। वहीं पर आकर वो अपने न्यू जनरेशंस को प्रोड्यूस भी करते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है इस जगह, सब लोग ध्यान देंगे। मैंने लिखा है माइग्रेशन इज अ पीरियोडिक मूवमेंट, मतलब एक खास टाइम, ऐसा नहीं कि हर टाइम आते हैं। इट इज द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ अ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट इज यूजुअली फाइंड अबंडेंट फूड एंड अ फेवरेबल प्लेस टू ब्रीड, यानी वो सही टाइम उनको मिलता है अपना खाने के लिए और ब्रीड करने के लिए। ओके, मतलब समझ लो बच्चों कि वो एक तरह के गेस्ट हैं जो किसी दूसरे कंट्री से या दूसरी जगह से उड़ते हुए आते हैं एक खास टाइम में, कुछ समय यहाँ बिताते हैं, पिकनिक मनाते हैं और चले जाते हैं। तो ये माइग्रेशन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह उनका जो मूवमेंट होता है, मगर ये मूवमेंट ऐसा होता है पीरियोडिक मूवमेंट होता है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिए सभी बच्चे, हाउ डू बर्ड्स गेट हेल्प इन द नेविगेशन व्हाइल अंडरटेकिंग द लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई विदेशों से आ रहा है, कोई विदेश से वो बर्ड्स आ रहा है, कोई फॉरेन से वो बर्ड्स आ रहा है, तो उसको कैसे मालूम रहता है, हर साल वो आता है, उसको कैसे मालूम रहता है कि मुझे इसी जगह पर जाना है ना। तो ऐसे केसेस में नेविगेशन में हेल्प कौन करता है? नेविगेशन का मतलब होता है उसका रास्ता कौन दिखाता है। जैसे शिप में आपका नेविगेशन लगा रहता है, उसी तरह आपके मोबाइल में नेविगेशन बताने के लिए रहता है कहाँ पर नॉर्थ है, कहाँ साउथ है। उसी तरह बर्ड्स को कौन लगाता है? बर्ड्स तो किसी फ्लाइट में नहीं आते ना, ऐसा तो नहीं होता कि वो एरोप्लेन में उड़ते हुए आ जाते हैं। तो वैसे केसेस में उनको कैसे पता रहता है रास्ता और कैसे वो एग्जैक्ट जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां देखो आंसर क्या लिखा है, बर्ड्स हैव द मच शार्पर आईसाइट एंड द बेटर वर्चुअल मेमोरी ऑफ द ग्राउंड क्लूज देन द ह्यूमन। बर्ड्स जो होते हैं बच्चों, उनमें बहुत ज्यादा मेमोरी होता है, वर्चुअल मेमोरी। तो उनके माइंड में ये जरूर रहता है कि हाँ मुझे कौन कौन से रास्ते से जाना चाहिए, और उनका आई साइट काफी ज्यादा, मतलब आंखों से देखने की ताकत, आंखों की रोशनी जो होती है काफी ज्यादा शार्पर रहती है ह्यूमन बींग्स के मुकाबले। हाउएवर इन द लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट होता है, दे अपीयर टू नेविगेट विद द हेल्प ऑफ द सब एंड स्टार्स। जो आपका सन्स और स्टार्स होते हैं उनके थ्रू, है ना, जब वो रास्ते में जाते हैं, कहीं फॉरेन से आते हैं, तो वो सन और स्टार्स को अपना माध्यम बनाते हैं कि ये स्टार कहाँ पर है, ये सन कहाँ, और उसी के हिसाब से वो नेविगेट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब नहीं, यहां पर क्या लिखेंगे हम, सन एंड द स्टार्स। दे में पॉसिबली नेविगेट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, और अपने साथ ही साथ उनके ब्रेन में एक तरह का उनका जो मेमोरी है उनका यूज करते हुए वो एक मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज करते हैं, और साथ ही साथ वो सही जगह पे पहुंचने में हेल्प लेते हैं। क्लियर? चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। दोनों में अंतर करना है। मैंने बच्चों यहाँ पैराग्राफ के रूप में लिखा है, आप चाहें तो इसको कॉलम बना सकते हैं इस तरह, एक जगह पर नेशनल पार्क लिख लीजिए, एक जगह पे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लिख लीजिए, और दोनों को डिस्कस कर लीजिए। नेशनल पार्क इज एन एरिया, देखो क्या क्या है पॉइंट, वहां ध्यान देंगे। पॉइंट है वहां पे, नेशनल पार्क इज एन एरिया ओन्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहानी दोनों का एक ही है, दोनों बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। लेकिन बच्चों जो नेशनल पार्क होता है इसमें ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट परमिटेड, जो ह्यूमन बींग्स अपना काम करते हैं वहां पर वो मना है, जबकि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड देयर इन। थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होता है। जो वनवासी होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वैसे लोग वहां रहकर अपना भरण पोषण करते हैं, उनका अपने खाने पीने के लिए वो जंगलों के ऊपर डिपेंड है। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस पर्टिकुलर एरिया को घेर दिया, यानी वहां पर वो चाहे तो अपने लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी का यूज कर सकते हैं, मेडिसिन के लिए अपने उस जो पेड़ पौधे हैं उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन वो किसी जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। ये दोनों चीज दोनों में प्रोहिबिटेड है। नेशनल पार्क में भी आप शिकार नहीं कर सकते और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में भी आप शिकार नहीं कर सकते। क्लियर है? हंटिंग इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन बोथ द केसेस, एज इन द नेशनल पार्क एज वेल एज इन द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। और बच्चों थर्ड फोर्थ पॉइंट में इसके एग्जांपल्स को भी आप नोट कर लोगे, ये भी आपके डिफरेंसेस में आ जाएगा। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए मुझे नेशनल पार्क का 2 एग्जांपल एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का 2 एग्जांपल, अगर आपने इस वीडियोस को पूरा कंप्लीटली देख लिया या चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ लिया है तो। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का एग्जाम्पल्स 2 और नेशनल पार्क का एग्जाम्पल 2। तो ये चीजें कंप्लीट हो गई सेक्शन डी। नाउ वी विल मूव टू द सेक्शन ई। तो चलिए तैयार करते हैं सेक्शन ई को। बच्चों मूव कर रहा हूं मैं आगे सेक्शन ई में। एक्सप्लेन हाउ द डिफॉरेस्टेशन कैन रिजल्ट इन द ड्राउट्स एंड फ्लड्स। बच्चों ड्राउट्स का मतलब होता है सूखा, ड्राउट्स का मतलब होता है सूखा, और फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, जंगलों को काटा जाएगा, तो ये दोनों को रिजल्ट करता है। ऐसा क्यों? तो देखिए मैंने क्या लिखा है आंसर, द रूट्स ऑफ द ट्रीज हेल्प द सॉइल टू बाइंड अप प्रॉपर्ली। आपको मालूम है कि जो पेड़ों के जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होते हैं, वो सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखते हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑफ ट्रीज लेड टू द फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड ड्राउट बिकॉज द सॉइल लूजन्स ऑफ द बाइंडिंग ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज। बच्चों जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो फ्लड को लाने देता है, और साथ ही ओके तो वो फ्लड को लाने देता है और साथ ही साथ वो सूखा भी लेके आता है, क्योंकि जो सॉइल होते हैं वो जो रूट्स होते हैं उनसे वो थोड़े डिटैच्ड हो जाते हैं। डिटैच करने का मतलब लूज हो जाते हैं। अगर हम पेड़ों को काट दिए तो सॉइल जो आपका रूट्स होता है वो उस सॉइल को उतने अच्छे से नहीं पकड़ पाता। तो जब भी कोई बारिश होगी
या फिर कोई हवा बहुत तेजी से बहेगी तो सॉइल इरोजन इट विल टेक्स प्लेस। सच व्हेन देयर इज एन रेन सॉइल इरोजन एंड फ्लड टेक्स प्लेस, तभी आपका सॉइल जो होता है वो फ्लड आ जाता है या फिर मिट्टी का कटाव जारी रहता है। एज फॉर ड्राउट, अगर हम ड्राउट की बात करें, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड रिड्यूसेस द वाटर साइकिल ऑफ दैट प्लेस रिजल्टिंग टू लेस रेनफॉल। अगर की बात करें तो डिफॉरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है ना। और कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है, कमेंट करिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ज्यादातर इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर वाटर साइकिल जो होता है उसको वो इफेक्ट डालता है। तो ये बातों को हम बता सकते हैं कि इट रिजल्ट्स इन द ड्राउट्स एंड फ्लड्स। क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर कैन डिस्टेबलाइज द एंटायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड रिजल्ट इन अ लार्ज स्केल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बच्चों अगर टाइगर एक्सटिंक्ट हो जाए, एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म हो जाना, तो वो पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को खराब कर सकते हैं। ऐसा कैसे आप बता सकते हो? तो देखो मैंने क्या लिखा है, इफ द टाइगर्स गेट एक्सटिंक्ट देन द फूड चेन विल गेट डिस्टर्ब एंड द नंबर ऑफ हार्बीवोर्स एनिमल्स विल इंक्रीज। अगर टाइगर खत्म हो जाए तो जो हार्बीवोर्स एनिमल हैं, हार्बीवोर्स मतलब जो घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, so will result in the excess of grazing of plant, मतलब ज्यादातर जो आपके ग्रेजिंग एनिमल हैं, जो हार्बीवोर्स एनिमल है वो बढ़ जाएंगे। ओके तो बच्चों आपका जो ग्रेजिंग एनिमल है या जो हर्बीवोर्स एनिमल है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो अगर टाइगर नहीं खाएगा उनको तो जो हर्बीवोर्स एनिमल है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, वो प्लांट्स को ज़्यादा खत्म करेंगे। एंड प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, देयरफॉर देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर एवरीवन एंड मेनी स्पीसीज विल फेस एक्सटिंक्शन। और प्लांट्स अगर ज़्यादातर लोग खाएंगे, हमेशा खाते रह गए, तो प्लांट्स की कमी हो जाएगी और बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं दैट विल कम टू एन एंड, दैट विल फेस द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। उनको एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो समझ में आया टाइगर भी कैसे यूजफुल है। टाइगर को अगर हम फूड चेन से हटा दें तो टाइगर किसको खाता है, हार्बीवोर्स एनिमल को। तो अगर टाइगर हट गया तो हार्बीवोर्स एनिमल्स बढ़ जाएंगे और इसके चलते जो भी प्लांट्स होगा वो ज़्यादा खत्म होगा और इसके चलते जितने भी प्लांट्स होंगे अगर वो खत्म हो जाएंगे तो बाकी स्पीसीज भी उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिए। Why are the endemic species at a greater risk of becoming extinct? List the human action related causes that are responsible for their extinction. बच्चों जो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कमेंट करिए किसको कहते हैं, वीडियो पॉज करिए कमेंट करिए। यस, जो एक पर्टिकुलर रीजन्स में रहते हैं, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, उनको हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, तो उनका चांस ज्यादा रहता है एक्सटिंक्ट होने का। ऐसा क्यों? और आपको दूसरा क्वेश्चन ये है कि लिस्ट द ह्यूमन एक्शन बताना है रिलेटेड कॉजेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन, यानी ह्यूमन बींग्स उसमें कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखिए मैंने क्या आंसर लिखा है, एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, हेंस इट इज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू कंजर्व देम। Habitat loss, over-exploitation, introduction of new species and disruption of ecosystem are the main reasons for the extinction of endemic species. बच्चों habitat का मतलब होता है रहने की जगह। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज्यादा उनका शोषण करना। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, कॉमा लगाओगे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, जैसे मैंने बताया टाइगर अगर बीच में आ गया, ग्रास हॉपर बीच में आ गया, तो वैसे केसेस में ये सब आपके मेन रीजंस हैं एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज के। तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस किस कारणों से जो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट द ह्यूमन एक्शन रिलेटेड कॉजेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन, तो ये सारी चीजें वहां पर हो सकती हैं और जो उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, साथ ही साथ उनको खत्म करने की कवायद हो रही है, ये सारी चीजें वहां पर लाया जा सकता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर, द क्वेश्चन इज द ग्रोइंग पॉपुलेशन poses a grave threat to biodiversity, justify the statement। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, है ना, GRAVE, ग्रेव मतलब कब्र। तो क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है वो कैसे बायोडाइवर्सिटी के लिए कब्र का बनाने का काम कर रहा है। हाँ देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझो, आदमी का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा क्या होगा, उसको रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, उसके लिए वो क्या करेगा, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, फॉरेस्ट काटेगा, है ना। तो ऐसे केसेस में वो कब्र बना रहा है किसका, बायोडाइवर्सिटी का। तो मैंने क्या लिखा है ध्यान दो, एन इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी बाय टेकिंग अप मोर फॉरेस्ट लैंड व्हिच ट्रीट्स द lives of the various plant and animals।
Forests are also being used as a source of raw material for various industries. Deforestation has led to both domestic and global consequences. बच्चों, अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तो आपका जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो भी बढ़ता है। आपको मालूम है कि हम अपने भोजन के लिए ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा लोगों को खाना चाहिए। वो सब किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसके साथ ही साथ वो अपने घरों में फर्नीचर्स के लिए, मेडिसिन के लिए, इन सब काम के लिए भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने से क्या होगा? वो सब आपके डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को मारने की कोशिश करेंगे, अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, और इसके चलते वो बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं। समझ में आ गया सबको? हाउ द ग्रोइंग पॉपुलेशन पोजेस अ ग्रेव थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। यस, वेरी गुड। चलिए, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। और बच्चों 5 में देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। बच्चों, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो खत्म हो गया, इंडेंजर्ड का मतलब होता है जो अभी खत्म होने की कगार पे है, और वल्नरेबल का मतलब ये है बच्चों कि अभी वो इंडेंजर्ड में आएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। तीनों का मतलब समझिए, ठीक है। एक्सटिंक्ट मतलब तुरंत खत्म हो जाएगा, खत्म हो चुका है। इंडेंजर्ड मतलब वो खतरे में है, और वल्नरेबल का मतलब ये हो गया कि अभी वो इंडेंजर्ड में है, इंडेंजर्ड में आएगा, अभी आया नहीं है, आ सकता है और तुरंत एक्सटिंक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। जो वल्नरेबल होता है वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाया जाता है। तो मैंने वही लिखा है, एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। आप देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। आपका काम रहेगा इसके एग्जांपल्स को भी याद रखना, ताकि आप जान सकें कि विच वन इज रिस्पॉन्सिबल, विच वन कम्स अंडर द एक्सटिंक्ट स्पीसीज, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीसीज। कमेंट करके मुझे एक एक एग्जाम्पल सबका बताइए। एक्सटिंक्ट में कौन से एनिमल्स या प्लांट्स आएंगे, इंडेंजर्ड में कौन से आएंगे, और वल्नरेबल में कौन से आएंगे। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट 5 वेज इन विच यू An individual can contribute to conserving forest and wildlife। बच्चों, आप अभी 8th क्लास में हैं, आप अपने स्तर से कौन सी कोशिश कर सकते हैं कि आप फॉरेस्ट और लाइफ को कंजर्व कर सकें। अब ये मत बोलना सर हम 8 में हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मत बोलना। हम क्या कर सकते हैं इसको जानना जरूरी है। बच्चों, सबसे पहला काम जो आप सब करते हैं, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, बाय रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ पेपर। प्लीज अपने घरों में पेपर पेजेस को मत फाड़िए, है ना। जो लिखना है सोच समझ के लिखिए। बाय क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग पीपल टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अपने आसपास के लोगों को जागरूक बनाना कि वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सके। कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर मेरे अगल बगल वाले मानते ही नहीं। जो नहीं मानते हैं उनको छोड़ दीजिए, लड़ने की जरूरत नहीं। आप अपना काम रेगुलर करते रहिए, आपसे इन्फ्लुएंस होकर वो भी आपसे जुड़ेगा, ये याद रखिए, ठीक है। बाय ऑप्टिमम, 4th वन, बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स का यूज सोच समझ के कीजिए, जितनी जरूरत हो उतना ही करिए। एंड द लास्ट वन, बाय अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। बच्चों, ये 3 R का पॉलिसी हमेशा फॉलो करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब कमी करना, फॉरेस्ट के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके यूज में थोड़ी कमी लाइए। रीयूज करिए, बार बार उसका यूज करिए, एक बार यूज करने के बाद फेंक मत दीजिए। और रिसाइकिल, रिसाइकिल मतलब अगर वो नुकसान हो गया है तो उसको रिसाइकिल में भेज दीजिए। क्लियर है? तो ये 3 R's के ये 5 पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, जिससे आप और कर सकते हैं, नोट नहीं सिर्फ आप कर भी सकते हैं, अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। तो आई थिंक दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सेक्शंस इन अ वन वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करिए, वैकेशन हो चुके हैं, लेकिन इस वैकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, यूटिलाइज करिए, और कम से कम एक प्लांट जरूर लगाइए। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।